हेलो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जापान के बारे में, जो कि सब जानना चाहते हैं कि एक्सपेंसेस कितने होते हैं, कितना खर्चा बैठ जाता है हमारा महीने में, कितना कमा लेते हो, स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते हैं एक एक्सेल शीट पे, जिस पे मैंने सारा का सारा नोट डाउन करके रखा है कि ये इस महीने में मेरा इतना खर्चा हुआ, इस जगह पे मैंने खर्चा किया है, ये आइटम खरीदी है, सब कुछ बताऊंगा मैं डिटेल्स में, और बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में। लेट्स गो टू एक्सेल शीट। तो ये है मेरी एक्सेल शीट, जिस पे मैंने लिख रखे हैं अपने सारे के सारे खर्चे। अब आपको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा खर्चा है यहाँ पे मेरे को, जो भी मैं एक मंथ में करता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें लेके आता हूँ, बेसिक नीड्स क्या क्या हैं यहाँ पे रहने की, और टैक्सेस क्या आते हैं, और बाकी जो फीस वगैरह आती है वो क्या क्या हिसाब किताब है, मैं आपको सारा का सारा बताने वाला हूँ। अच्छा, नवंबर महीना है, तो नवंबर में हमारा रेंट शुरू हो गया था, हमारा रेंट है 30,000। अच्छा, मैं अब बजट कितना लेके चलता हूँ, अपना बजट क्या है, देखो यहाँ पे साइड में लिखा है मैंने बजट, यहाँ 65,000, इतना बजट आपको लिखना, लेके चलना पड़ता है जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और नोट करना कि मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ वो है कंट्री साइड एरिया। बजट जो हमने रख रखा है वो है 65,000, इतना खर्चा आपको लेके चलना पड़ेगा, और ये येन में है। पर मंथ मेरा इतना खर्चा आ जाता है, जबकि मैं एक कंट्री साइड में रह रहा हूँ, मैं सिटी में नहीं रह रहा, मैं बिल्कुल एक एवरेज जगह पे रह रहा हूँ, विलेज टाइप एरिया है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, बट सिटी से बहुत हटके है। तो हिसाब लगा लो कि अगर मेरे को इतना खर्चा पड़ रहा है तो इससे नीचे तो जाने नहीं वाला, कहीं पे भी चले जाओ इससे नीचे खर्चा जाता ही नहीं है, इतना महंगा आपको पड़ेगा। अब जो सिटी में रहते हैं उनका तो रेंट ही 40-50 हज़ार तक है ना, और उसके बाद खर्चे कितने होंगे, उधर रेट भी ज़्यादा होते चीज़ों के, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा तो 65,000 मैं लगा के चलता हूँ कि इतना मेरे को खर्चा आएगा ही, बैठेगा ही। अच्छा, किस किस चीज़ में ये खर्चा मैंने लगाया है, जैसे कि पहले है हमारा जो मेरे साथ रहता है बंदा, उसके साथ मिला के हम कुछ चीज़ें लेके आते हैं जो इकट्ठी लेके आते हैं, जैसे सब्जी वगैरह लेके आनी हो गई, ठीक है, दाल चावल वगैरह ये सब है ना। फिर अपना पर्सनल खर्चा आ जाता है मेरा कुछ, मैंने बजट देखो, बजट रखा है मैंने 15,000, बट मेरा खर्चा कितना आया 17,000, मतलब 80-90 भी आ सकता है। कुछ की चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरी लेनी पड़ती हैं यहाँ पे, है ना। फिर फ़ोन का बिल वगैरह आता है यहाँ पे, मेरा ये तो 4,500 कुछ आया। तो इसमें क्या है, ये तो मैंने चलो नवंबर महीने में लगवाया ही था वाईफाई, तो इतना कम है, अभी आगे बताऊँगा इससे भी ज़्यादा आता है। रेंट हमारा 30,000 है, देखो बहुत अच्छी जगह मिली है रहने के लिए, 30,000 रेंट है, और ये ठीक रेंट है, इससे बहुत महंगा होता है। सिटी में जाके देखो, जहाँ पे रोम जी वगैरह रहते हैं उनमें पूछो उनको या कितना खर्चा होता है। एक मेरे भाई हैं अंकित पुरोहित, उन्होंने वीडियो बनाया था रेंट वगैरह एक्सपेंसेस वगैरह पे, उनका खर्चा टोटल आया था एक महीने का मेरे ख्याल से 1.5 लाख, 1,50,000 येन। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा वीडियो में बताया था, उसी हिसाब से मेरा खर्चा कितना आता है। मैं देखो, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ एक, तो मेरे हिसाब से मेरा खर्चा जो है 65,000 आता है, जबकि ये लो खर्चा है, कम खर्चा है। नहीं तो नॉर्मली तुम लगा के चलो कि 90,000 के आसपास यहाँ खर्चा आ जाता है अगर सिटी वगैरह में रह रहा है बंदा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये नवंबर का था, दिसंबर का जैसे 10,000 रुपया हमने मिला जुला के जो भी सामान लेके आए। फिर पर्सनल मेरा 15,000 आ गया, फ़ोन का बिल मेरा यहाँ पे 8,000 आया, ठीक है। तो फ़ोन वगैरह के खर्चे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अभी कईयों को वाईफाई मिल जाता है, मे बी उनकी जो जॉब करते हैं उनकी कंपनी ही स्पॉन्सर कर देती है, बट जैसे हम स्टूडेंट रह रहे हैं या फिर कोई ऐसे रह रहा है जापान में, तो फ़ोन के बिल वगैरह ज़्यादा आते हैं, इनका काफ़ी खर्चा है, बहुत खर्चा लगता है ऐसे तो, लेकिन इंडिया में तो कुछ भी नहीं आता बिल कुछ भी नहीं है। 500-600 रुपये देता था मैं वाईफाई के और ये फ़ोन के मिला के, एक महीने का, है ना, 600 रुपये। और यहाँ पे वही अगर मैं रुपीज़ में बात करूँ तो ये पता कितने है, ये 5,000 के आसपास पड़ेगा, 5,000 रुपये पर मंथ का बिल आ रहा है फ़ोन का, बताओ रुपये, और रेंट आ रहा है ना। तो इंडिया में तो काफ़ी सस्ता रेंट मिल जाता है यार हमें। यहाँ पे देखो
तो इस मंथ का मेरा, दिसंबर का मेरा 64,000 था कुछ, जनवरी का भी बना ही रहे हैं तो 46 तो हो ही गया, फिर माई कंट्रीब्यूशन में 10,000 और ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐसे अभी बना रहे हैं जनवरी का बिल तो। हाँ, सो ये मेरा मोटा मोटा खर्चा है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सनल खर्चा कौन सा होता है, पर्सनल चीज़ें मैं क्या क्या लेके आता हूँ, है ना, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। चलो देखते हैं। नवंबर महीने में मैं ये कुछ लेके आया था। देखो खर्चा फालतू ज़्यादा खर्चा कहाँ पे पड़ जाता है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, मैं हिरोशिमा गया था दिवाली के लिए, तो मेरा 6,000 या फिर 7,000 के आसपास खर्चा बैठा था ट्रैवल करने का ही, है ना। तो और बताऊंगा, जैसे क्लोथ्स का मोटा मोटा खर्चा है, क्लोथ्स का पड़ गया मेरे को 7,000 का, क्योंकि ठंडियाँ थी, ठंडे कपड़े जो हैं उसमें पहनने वाले लेने थे, तो वो पड़ जाता 8-10 हज़ार लगा लो आप, है ना। उसके बाद ये एक नॉर्मल खर्चे हैं जिसमें कि यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, हेयर कट 1300। अच्छा 1300 सबसे मिनिमम जो हेयर कट है ना वो 1300 है, और बंदा बहुत बढ़िया है, मैं उसी के शॉप पे जाता हूँ, मेरे दोस्त ने बताई थी। नॉर्मली वही यार तुम लगा लो 3,000 के आसपास पड़ जाता है हेयर कट का भी। तो भाई ऐसा लगता है यार क्या पैसे दे रहे हैं इनको हैं। सो ये कुछ सामान है, जैसे स्नैक्स वगैरह हो गया, है ना। फिर मैंने स्नैक्स लिए, ग्रोसरीज ली हमने, ठीक है। कोसमोस नाम का स्टोर है एक, है ना, ये इस तरीके को ये करा हमने। फिर उसके बाद स्नैक्स वगैरह हुए, फूड हुआ, ग्रोसरीज। देखो टोटल कितना पड़ रहा है, 15,000 मुझे पड़ा था दिसंबर में, और जनवरी में मेरा पड़ा है 10,000। तो पर्सनल खर्चा है। जनवरी में कम क्यों है, क्योंकि ठंडियाँ थी, छुट्टियाँ थी, हम बाहर गए नहीं करके, तो मिनिमम पैसे में हो गया। नहीं तो 15,000 16 मतलब 20,000 तो मान के चलोगे अपना पर्सनल खर्चा 20,000 आ जाएगा, रेंट वगैरह का 30-40 हज़ार आ जाएगा, फिर बिल वगैरह आते हैं। अच्छा यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन लिखा है मैंने, है ना, जो हम दो मिलके देते हैं, बिल वगैरह इकट्ठा देते हैं, तो ये मतलब ये 10,000 जो लिखा है ना, इसका डबल लगाओ, 20,000 कुछ आया होगा, उसमें से 10,000 के बिल होंगे, 10,000 हमने खाना पीना इकट्ठा लेके आए होंगे, ठीक है। उसमें से 20,000 में से 10,000 मैंने दिया, 10,000 उसने दिया मेरे दोस्त ने। तो ये एक मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ खर्चा एक स्टूडेंट का विलेज साइड में रहने का। वो जो सिटी में रहते हैं उनका फिर अलग ही खर्चा पड़ता है। अब पार्ट टाइम की अगर मैं बात करूं कि मैं इतना चाहता हूं कि मुझे इतना खर्चा मिल जाए, मैं 1 महीने का निपटा दूं, यहीं का यहीं पे, मुझे घर से मंगवाना ना पड़े, इतना मैं यहाँ पे काम कर लूँ। और अगर देखा जाए तो जो बाइतो होती है, पार्ट टाइम होती है, तो उसमें क्या होता है कि 950 येन आपको पर आवर मिल जाते हैं नॉर्मल सब जगह पे। ऐसे 950 तो मान के रखो, मेरे इतने नहीं है, मैं विलेज साइड पे हूँ तो मेरे को कम मिलता है इससे। तो सिटी वगैरह में 950 हो गया, 1000 हो गया, 1100 भी होते हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से जैसे स्कूल होता है हमारा सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक। अभी मैं स्कूल में बैठा हूँ, सभी जा चुके हैं, मैं सोच रहा था चलो वीडियो बना लेते हैं एक, है ना, थोड़ा टाइम को कंज्यूम कर लेते हैं। तो 5 बजे के बाद जाके खाना बनाना है आपको, कपड़े धोने हैं आपको, अपना सारा सामान देखना है, तो उसमें टाइम चला जाता है। अभी घर पे जाके अपना सब्जी वगैरह, रोटी दाल चावल बनाओ, उसमें टाइम जो जाता है ना, फिर क्या होता है, बिल्कुल टाइम नहीं बचता आपके पास। और अगर आप पार्ट टाइम जा रहे हो और रात भर काम कर रहे हो तो आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसा टाइम आपको मिलेगा नहीं, अपनी शक्ल देख के बोलोगे ये क्या हो गया यार, है ना, इतना काम कर रहा हूँ मैं। तो मैं उस हिसाब से काम बहुत कम करता हूँ। मैंने 28 आवर्स डिसाइडेड होते हैं पर मंथ में, तो मैं 28 आवर्स करता ही नहीं हूँ। मैं करता हूँ उतना जितना कि मेरा यहाँ पे खर्चा निकल जाए, यहीं का यहीं पे निकल जाए, मुझे घर से मंगवाना न पड़े, है ना, बस दैट्स इट। तो एक वीक में आप 28 घंटे काम कर सकते हो पार्ट टाइम में, पूरे महीने में 110 लगा लो, 110 घंटे काम कर सकते हो। 950 आपका 1 आवर का मिलता है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपका टोटल अर्निंग हो सकती है। बट एक बात बताता हूँ, 28 आवर्स लोग करते हैं, कुछ 28 आवर्स से ज़्यादा भी करते हैं, जो इलीगल हैं, पकड़े गए, वीज़ा कैंसिल, जाओ कंट्री में वापस। देन इतना अगर आप स्टूडेंट लाइफ में आए हो तो इतना करने की
ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया जाता है। आप स्टडी करने आए हो, स्टडी को भी पहले प्रायोरिटी दो। अपने होमवर्क नहीं करा, आपने असाइनमेंट्स नहीं करी हैं, आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो जब जॉब में आपसे पूछा जाएगा कि ये तुम इस जगह पे फेल क्यों थे, इस जगह पे तो स्कूल क्यों नहीं आया, तुमने इस जगह पे छुट्टियां करी हैं इतनी, एक एक दिन तुम स्कूल नहीं आ रहे हो, अटेंडेंस में कमी आ रही है, तो स्कूल क्यों नहीं आए। फिर तुम बोलोगे यार मैं बीमार था, मैं दवाई खा के मैं लेट गया था, मुझे नहीं पता चला, ठीक है, तो मैंने छुट्टियां ले ली थी स्कूल में। फिर वो ये देखेगा कि तुमने पार्ट टाइम किस किस टाइम पे करी है। अगर उन छुट्टियों के दिन जब तुम बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ तो आप पार्ट टाइम में जा रहे हो, देन वो पूछेगा आपसे तुम्हारी पार्ट टाइम में तो अटेंडेंस लगी है। अब आप सोचोगे पार्ट टाइम का टाइम कैसे पता चला है। उनको सब पता होता है, उनको आपके एक एक मिनट की डिटेल्स पता होती है कि आप यहाँ पे गए, यहाँ पे आपका कार्ड यूज़ हुआ, ठीक है। हमारे जब कॉम्बिनी में बाई तो जाते हैं, पार्ट टाइम जाते हैं, तो वहाँ पे पहले हम स्कैन करते हैं अपना कोड, उसके अंदर रजिस्टर करते हैं, है ना, साइन इन करते हैं, फिर हमारी ड्यूटी शुरू होती है। तो जब हम ड्यूटी ख़त्म करते हैं तो हम साइन आउट करके निकलते हैं वहाँ से। ये सारी की सारी डिटेल्स उनको पता होती है, तो आप झूठ नहीं बोल सकते उनसे, तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ की लाइफ का गुजारा जो अगर आपको करना है स्टूडेंट लाइफ में, गुजारा कह रहा हूँ, प्रॉफिट नेगेटिव नहीं, गुजारा उतना लेवल का रखना है तो आराम से हो जाता है, बिल्कुल मस्त तरीके से हो जाता है। टैक्सेस भी होते हैं यहाँ पे, बहुत फालतू के टैक्सेस हैं, हो जाते हैं, सब मैनेज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आके मैं पार्ट टाइम करके फिर अपने सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह भी इकट्ठी कर लूँ, है ना, फिर अगले यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो उसकी फ़ीस भी यहाँ पे इकट्ठी कर लूँ, वो थोड़ा सा दिक्कत है। जब आप फ्यूचर के लिए या फिर अपने स्कूल की फ़ीस जमा करवाना चाहते हो पार्ट टाइम करके, तब आप फिर तंग हो जाओगे, या फिर पार्ट टाइम करते रहोगे, या तो स्कूल कर लो या तो पार्ट टाइम कर लो, ऐसा ही हो सकता है। वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है, उसमें टाइम लगता है। और मेरी क्लास के स्टूडेंट भी मैक्सिमम ऐसा कर रहे हैं कि इकट्ठे कर रहे हैं, यार जितना हो सके इकट्ठा कर लेते हैं पार्ट टाइम कर के। तो पता नहीं है मुझे वो कर पाएंगे कि नहीं, बट मुझे तो ऐसा लगता है यार हालत ख़राब हो जाती है। मुझे दिखता है ना, लोग क्लास में आके सोए पड़े हैं टीचर कुछ कह नहीं सकते उनको, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, तो उनको भी पता है पार्ट टाइम कर रहे होंगे, तो ये सीन रहता है। बाकी आई थिंक आपको ये वीडियो में हेल्प करी होगी, कुछ डिटेल्स आपको पता चली होंगी कि जापान में कितना खर्चा आ सकता है। बाकी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हूँ जापान में, मेरा नाम है विशाल एंड आप देख रहे थे जापानीज़ विद विशाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।